नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी साथियों को नई शुरुआत विश्वास के साथ श्योर सक्सेस सेंटर के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आप लोगों के बीच हाजिर हुआ हूँ पॉलिटिकल का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, और वो टॉपिक है प्रस्तावना। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे प्रस्तावना को और किस किस नाम से जाना जाता है, प्रस्तावना को कितने बार अब तक संशोधन किया गया है, और संशोधन करके क्या क्या बातें को जोड़ा गया है प्रस्तावना में, और प्रस्तावना में कितनी प्रकार की स्वतंत्रता की बात किया है, कितनी प्रकार की न्याय की बात किया है, कितनी प्रकार की समानता की बात किया है, और साथ ही साथ में हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों सुप्रीम कोर्ट प्रस्तावना के बारे में क्या क्या डिसीजन दिया था, और साथ ही में हम लोग डिस्कस करेंगे जब हमारे संविधान का जो तैयार किया गया था कंप्लीटली पूरा किया गया, तो उसके बाद जो बहुत सारे विद्वानों से जब पूछा गया हमारे संविधान के बारे में, हमारे प्रस्तावना के बारे में, आपके अनुसार सबसे अच्छा कौन सा भाग को लगता है, तो उन लोग ने क्या क्या अपना अपना राय या अपना अपना डिसीजन दिया था, अपना अपना बात को रखा था। इन सारे बातों के बारे में आज हम लोग पूरी डिटेल्स में हम लोग आज समझेंगे, आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप सब लोग इस चैनल के साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आप लोगों को सबसे पहले वीडियो मिल सके। और जो विद्यार्थी पहली बार जो जुड़ रहे हैं वही आप सब्सक्राइब करेंगे, और यदि पहले आप जुड़ चुके थे या पहले आप सब्सक्राइब कर चुके थे, सब्सक्राइब करने का ज़रूरत नहीं है। ओके, तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन को शुरू करते हैं। आज का सेशन में हम लोग दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं प्रस्तावना, और प्रस्तावना को अंग्रेजी में प्रीम्बल कहते हैं। ओके, तो दोस्तों प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है और भूमिका भी कहा जाता है, अर्थात प्रस्तावना को उद्देशिका और भूमिका भी कहा जाता है। और प्रस्तावना का प्रारंभिक रूप उद्देशिका ही था, यानी कि प्रारंभिक नाम उद्देशिका था, और उद्देशिका से ही आप प्रस्तावना के रूप में परिवर्तन हुआ है। ओके, तो प्रस्तावना को उद्देशिका और भूमिका भी कहा जाता है। दोस्तों, सवाल आपको अगर पूछ ले प्रस्तावना का कॉन्सेप्ट सबसे पहले किस विद्वान के रचना में मिला था, तो प्रस्तावना का कॉन्सेप्ट सबसे पहले विश्व में प्लेटो एक विद्वान, यूनान के एक बहुत बड़ा विद्वान प्लेटो था, और प्लेटो के रचना में सबसे पहले प्रस्तावना का कॉन्सेप्ट मिला था। दोस्तों, अगर आपको सवाल पूछ ले कि ब्रिटिश भारत में सबसे पहले कौन सा अधिनियम में प्रस्तावना का उल्लेख मिलता है, तो ब्रिटिश भारत में सबसे पहले प्रस्तावना का उल्लेख 1919 का जो अधिनियम था, 1919 का अधिनियम में सबसे पहले प्रस्तावना का ये उल्लेख मिला था। दोस्तों, आपको अगर सवाल पूछ ले कि प्रस्तावना वाद योग है या नहीं, तो आपको बता दो दोस्तों, प्रस्तावना वाद योग नहीं है, अर्थात नॉन जुडिसेबल है। तो आपके मन में ज़रूर ये आ रहा होगा कि ये नॉन जुडिसेबल है क्या, तो मैं आपको बता दूं कि नॉन जुडिशियल अर्थात ये वाद योग नहीं है। और वाद योग का वो योग नहीं है का मतलब जो भी बातें प्रस्तावना के अंदर में लिखी गई है वो हमारे संविधान में लागू हो या नहीं लागू हो, अगर नहीं लागू हुआ है, आप उसके विरोध में आप ये नहीं जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कि ये बातें प्रस्तावना में लिखा गया है और ये हमारे संविधान में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, यानी कि आपको ये जुडिशियल नहीं मिलेगा, आपको ये न्याय नहीं मिलेगा। आप इसके विरोध में आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं। इसी को कहते हैं नॉन जुडिशियबल या वाद योग नहीं है। दोस्तों, आपको अगर सवाल पूछ ले कि प्रस्तावना को अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है, तो प्रस्तावना को अब तक एक बार ही संशोधन किया गया है। तो कब संशोधन किया है? संशोधन 44वां संविधान संशोधन 1976 को किया गया इंदिरा जी की सरकार के समय में, और संशोधन करके 3 बातें को जोड़ा गया था। क्या क्या 3 बातें को जोड़ा गया था? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 सार्थक शब्दों को जोड़ा गया था, और साथ में एक निरर्थक शब्दों को जोड़ा गया था। और
तो दोस्तों सवाल यहाँ से आपको पूछा जाएगा कि 44वां संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में संशोधन किया गया और संशोधन करके कौन कौन सा 3 सार्थक शब्दों को जोड़ा गया था। तो कौन कौन सा 3 सार्थक शब्दों को जोड़ा गया था? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 तो ये सार्थक शब्द है, इसका मीनिंगफुल वर्ड है, मीनिंगफुल इसका मीनिंग है। लेकिन एक कौन सा निरर्थक शब्दों को भी साथ में जोड़ा गया था, तो वो है और। निरर्थक शब्दों के बारे में आपको सवाल पूछ ले दोस्तों, और बताना है, यानी कि और जिसका कोई अर्थ नहीं है उसको भी साथ में ये जोड़ा गया था इसी संविधान संशोधन के तहत। इसी तरह से दोस्तों यहाँ से सवाल जो बनता है कि आपको सवाल पूछ ले कि प्रस्तावना में कितनी स्वतंत्रता की बात की है, कितनी प्रकार की स्वतंत्रता की बात की है। अगर आपको सवाल पूछ ले तो आपको बताना है 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की है। तो कौन कौन? एक है विचार, अभिव्यक्ति और इसी तरह से विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की है। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की है। इसी तरह से दोस्तों आपको अगर सवाल पूछ ले प्रस्तावना में कितनी प्रकार की न्याय की बात किया है, तो प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की बात किया है? 3 प्रकार की न्याय की बात की है। तो क्या क्या? एक सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और एक राजनीतिक न्याय। तो 3 प्रकार की न्याय की बात किया गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। इसी तरह से दोस्तों अगर आपको सवाल पूछ ले प्रस्तावना में कितनी प्रकार की समानता की बात किया है, तो कितनी प्रकार की समानता की बात किया है? तो 2 प्रकार की समानता की बात किया है। कौन कौन सा? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात किया है। दोस्तों इसी तरह से अगर आपको सवाल पूछ लें बीच बीच में प्रस्तावना के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन सुनाया था और बेरूबड़ी वर्सेस भारत संघ के मामले में 1960 के दशक में सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन सुनाया था प्रस्तावना के संबंध में, और वो डिसीजन था कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग नहीं है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस समय डिसीजन दिया था कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का ये अंग नहीं है, यानी कि प्रस्तावना को भारतीय संविधान का पार्ट नहीं माना। लेकिन ठीक इसके विरोध 13 साल के बाद केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य के मामले में 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन सुनाया कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग है और इसमें संविधान के अन्य भागों में जिस तरह से संशोधन किया जा सकता है इसमें भी उसी प्रकार से संशोधन किया जा सकता है। हाँ, लेकिन संशोधन करते समय ये ध्यान में रखना है कि प्रस्तावना की जो मूल स्ट्रक्चर है, प्रस्तावना की जो मूल स्ट्रक्चर है, इस मूल स्ट्रक्चर पर किसी प्रकार की छाती नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बेरूबड़ी मामले भारत संघ के मामले में जो डिसीजन सुनाया उस डिसीजन को नकार दिया और नकारते हुए इन्होंने कहा कि प्रस्तावना में ये भारतीय संविधान का ये अंग है और इसमें भी उसी प्रकार ही संशोधन किया जा सकता है जिस तरह से संविधान के अन्य भागों में संशोधन किया जा सकता है। लेकिन संशोधन करते वक्त ये ध्यान रखना है कि प्रस्तावना की मूल स्ट्रक्चर जो है, प्रस्तावना की जो मूल स्ट्रक्चर है, मूल स्ट्रक्चर पर किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचना चाहिए। तो इसी तरह से दोस्तों कुछ बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन सुनाया था प्रस्तावना के संबंध में। इसी तरह से दोस्तों जब हमारे संविधान का जब कम्प्लीटली तैयार किया गया तो कम्प्लीटली तैयार करने के बाद जब पूरा किया गया, इसके बाद कई सारे विद्वान थे और उन सभी विद्वानों से जो पूछा गया कि आप सब लोग हमारे संविधान के बारे में कैसा लगा और कौन सा संविधान का भाग आप लोगों के अनुसार सबसे अच्छा है। तो इसी तरह से कई विद्वानों से जब पूछा गया तो जब ठाकुर दास बरगाव
ने को जब पूछा गया, ठाकुरदास भार्गव को जब पूछा गया कि हमारे संविधान का कौन सा भाग आपको सबसे अच्छा लगता है, तो उन्होंने अपना राय दिया, अपना विचार दिया कि मेरे अनुसार प्रस्तावना भारतीय संविधान का एक आत्मा एवं कुंजी है। अर्थात इन्होंने अपने जो विचार रखा, आपने जो बात रखा, इन्होंने जो कहा कि मेरे अनुसार प्रस्तावना जो है एक आत्मा और एक कुंजी की तरह होती है संविधान का। तो उन्होंने प्रस्तावना को आत्मा एवं कुंजी कहा था। तो सवाल आपको पूछा जाएगा दोस्तों कि आत्मा एवं कुंजी प्रस्तावना को किसने कहा था, तो आपको जवाब देना है ठाकुरदास भार्गव ने। इसी तरह से जब पंडित जवाहरलाल नेहरू को जब पूछा गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जब बारी आया और उनको पूछा गया कि आपके अनुसार हमारे संविधान का कौन सा भाग सबसे महत्वपूर्ण है, तो उन्होंने अपना विचार जो दिया, अपना विचार रखा, अपना बात जो कहा कि मेरे अनुसार ये अनुच्छेद 19 है। अनुच्छेद 19 भारतीय संविधान का एक आत्मा है। अर्थात इनके अनुसार जो है अनुच्छेद 19 यानी कि एक भारतीय संविधान का एक आत्मा की तरह है, यानी कि अनुच्छेद 19 को उन्होंने आत्मा कहा था। शायद इस वजह से उन्होंने अनुच्छेद 19 को आत्मा कहा था दोस्तों, क्योंकि अनुच्छेद 19 के तहत ही भारत के नागरिकों को स्वतंत्रता दी गई है। शायद इस वजह से नेहरू जी ने अनुच्छेद 19 को आत्मा कहा था। इसी तरह से जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो बारी आया दोस्तों, और उनको जब पूछा गया कि आपके अनुसार सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है हमारे संविधान का, तो उन्होंने क्या कहा बताएं। तो उन्होंने अपना विचार रखा, अपना बात जो रखा और को रखते हुए उन्होंने कहा कि मेरे अनुसार अनुच्छेद 32 हमारा भारतीय संविधान का एक आत्मा है, एक आत्मा का तरह है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार भारतीय संविधान का आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा, यानी कि अनुच्छेद 32 को आत्मा कहा। किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और शायद इसलिए उन्होंने अनुच्छेद 32 को आत्मा कहा क्योंकि अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर आपका मौलिक अधिकार हनन होने से, यानी कि आपका मौलिक अधिकार हनन होने से सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं और अपना मौलिक अधिकार को हनन होने से आप रोक सकते हैं। शायद इस वजह से उन्होंने ये अनुच्छेद 32 को ये आत्मा कहा था। ओके, तो इसी तरह से दोस्तों जब के.एम. मुंशी का बारी आया और के.एम. मुंशी को जब पूछा गया तो उन्होंने जो अपना राय जो दिया था, उन्होंने कहा भारतीय राजनीति का एक जन्म कुंडली है प्रस्तावना। तो उन्होंने कहा प्रस्तावना भारतीय राजनीति का एक जन्म कुंडली है। अर्थात इसका कहने का मतलब है कि इन्होंने कहा कि प्रस्तावना एक भारतीय राजनीति का एक जन्म कुंडली है। तो प्रस्तावना को जन्म कुंडली किसने कहा था? के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने प्रस्तावना को जन्म कुंडली कहा था। तो सीधा सीधा इस तरह से आपको सवाल पूछा जाएगा। ओके, तो इसके बाद फिर अर्नेस्ट बर्कर को जब पूछा गया दोस्तों, और अर्नेस्ट बर्कर ने क्या जवाब दिया पता है? इन्होंने कहा कि मेरे अनुसार प्रस्तावना वृद्धावस्था के एक प्रलेख है, यानी कि प्रस्तावना को वृद्धावस्था के प्रलेख कहा। तो किसने कहा? अर्नेस्ट बर्कर ने कहा था प्रस्तावना वृद्धावस्था की प्रलेख है। और प्रलेख का मतलब क्या होता है? प्रलेख का मतलब एक डायरी यानी कि नोट्स। जिस तरह से हम लोग बहुत जो चीज़ें को जो हम लोग लिख के रखते हैं, उसी तरह से ये भी एक नोट्स की तरह ये है। क्या? प्रस्तावना नोट्स की तरह होती है, एक डायरी की तरह होती है। तो डायरी किसने कहा? नोट्स किसने कहा? अर्नेस्ट बर्कर ने प्रस्तावना को नोट्स या डायरी या वृद्धावस्था की प्रलेख कहा। ओके, इसी तरह से दोस्तों जब डी सुब्राव को जब पूछा गया, डी सुब्राव का जब बारी आया और उनको पूछा गया कि आपके अनुसार सबसे अच्छा या सबसे महत्वपूर्ण भाग
हमारे संविधान का कौन सा है? तो उसने क्या जवाब दे पाता है? उन्होंने जवाब दिया, संविधान प्रस्तावना संविधान के लक्ष्य एवं उद्देश्यों का एक संक्षिप्त वर्णन है। तो उन्होंने डी सुब्राव ने जो प्रस्तावना को संविधान का लक्ष्य एवं उद्देश्यों का एक संक्षिप्त वर्णन कहा। यानी कि आपको सवाल पूछा जाएगा कि संविधान प्रस्तावना संविधान का लक्ष्य एवं उद्देश्यों का एक संक्षिप्त वर्णन किसने कहा था? तो इसका आंसर होगा डी सुब्राव। डी सुब्राव ने ये कहा था। ओके, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा किया प्रस्तावना के बारे में, और मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो को आप लोगों को अच्छा लगेगा। अच्छा लगा, अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को फैलाने के प्रयास करिएगा, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिलेगी आप लोगों से, और मुझे मोटिवेशन मिलेगी तो आप लोगों के लिए मैं अच्छे से अच्छे कंटेंट लाने का मैं प्रयास करूँगा। आज विदाउट एनी पेन एंड पेपर, विदाउट एनी मैं बोर्ड में आप लोगों को मैं बताया, और बहुत ही सरल बहुत ही सिंपल तरीक़ा से मैं आप लोगों को बताया, आप लोगों के बीच में रखा प्रस्तावना के बारे में। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सबों को आज की वीडियो अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये जो मुहिम मैंने छेड़ा है, ये मुहिम आप लोगों के लिए, आपकी परीक्षा के लिए कितना लाभदायक है, कितना बेनिफिट है, आप सब लोग कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के ज़रूर बताइएगा। हाँ दोस्तों, जाते जाते मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, अगर कोई भी विद्यार्थी पहली बार इस चैनल के साथ जुड़ रहे हैं तो आप सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, ताकि आप लोगों को सबसे पहले अगले वीडियो को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज के सेशन को यहीं पर समाप्त हैं। सभी साथियों को मेरी ओर से, मेरे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, और इसी के साथ आज के सेशन को यहीं पर समाप्त हैं।